Hello students, I Diwali Mehta welcomes you on my YouTube channel Smart Learning. My best wishes for you and your family. Have a wonderful year ahead. Now today we are going to learn about accounting treatment of simple dissolution. Now I hope आप लोगों ने first video dissolution का देखा होगा जिसमें मैंने आपको थ्योरी समझाई थी. उसी के बेसिस पे मैं आपको लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देने वाली हूँ जिसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं. सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें. सो लेट अस सी what we are going to learn today. Now in the question you will be given a balance sheet. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि आपको बैलेंस शीट दिया होगा और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होगा. Now students, I don't have a blackboard. जब मैं फिजिकल टीचिंग करती हूँ तो वहां पे मैं ब्लैक बोर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ. वन साइड पे मैं जर्नल एंट्रीज बताती हूँ और अदर साइड पे मैं पूरा लेजर पोस्टिंग दिखाती हूँ. अब यहाँ पे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, राइट? बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू प्रेजेंट इट इन अ प्रॉपर मैनर, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज देखते जाएंगे और साथ साथ में उसका लेजर पोस्टिंग देखते जाएंगे. सो जब क्वेश्चन में आपको इस तरीके से बैलेंस शीट दिया होगा जिसमें आप देख सकते हो कि आपको ये जो लायबिलिटी साइड है और एसेट साइड है उसमें आपको कुछ चीजें दी है, जैसे कि कैपिटल अकाउंट दिया है, रिजर्व फंड दिया है, राम्स लोन अकाउंट दिया है, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल दिया है. देन एसेट्स में गुडविल है, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स है जिसमें से लेस आरडीडी हुआ है, देन कैश एंड बैंक अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. तो समवट ऐसा ही कुछ आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया होगा. सो हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले हमें इसे बैलेंस शीट में से कौन सी जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है, बिकॉज ये डिसोल्यूशन हो रहा है. सो यानी कंपनी बंद हो रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, तो हमें पूरा बैलेंस शीट खाली करना है. ओके, एसेट्स को रियलाइज करना है, लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है. सो उसे कैसे करना है, विल सी step by step ahead. Now here we have to first transfer the assets and liabilities to realization account at book value. At book value का मतलब होता है जो हमें बैलेंस शीट में वैल्यूज दी रहती है उसे बुक वैल्यू बोला जाता है. तो उस प्राइस पे हमें सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है. नाउ फर्स्ट उसमें होगा ट्रांसफर ऑफ एसेट्स. तो जब एसेट्स ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन अकाउंट में तो एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, बिकॉज रियलाइजेशन अकाउंट हमने बनाया ही है जिससे हम लोग एसेट्स को कन्वर्ट कर सके इनटू कैश. ना इसमें हम लोग सारे एसेट्स ट्रांसफर जरूर करेंगे बट एक्सेप्ट कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और एनी काइंड ऑफ accumulated losses like profit and loss account, advertisement suspense account etc. तो जितनी भी सिर्फ रियलाइजेबल एसेट्स है वो ही यहाँ पे ट्रांसफर होगी, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक. ओके, जैसे अभी हम लोगों ने जो बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन देखी थी कि क्या क्या दिया था, तो उसमें से जो कैश बैलेंस है या बैंक बैलेंस है या जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ट्रांसफर होगा नहीं, ओनली रियलाइजेबल एसेट्स. सो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ये एसेट्स को लॉस कंसिडर किया जाएगा. जब वो रियलाइज होगी तो वो हमारे लिए इनकम जनरेट करेगी और वो ट्रांसफर हो रहा है रियलाइजेशन में. तो कोई भी अकाउंट अगर हमें क्लोज करना होता है ऑलवेज उसके ऑपोजिट साइड में एंट्री जाती है. जैसे हमने लास्ट ईयर कैश बुक में भी सीखा था कि अगर चेक मिला, रिसीव्ड हुआ है और अगर वो डिसऑनर हो जाता है तो हम उसका एंट्री कैंसिलेशन का कहाँ पे पास करेंगे, पेमेंट में. और अगर हमने कोई चेक इश्यू किया है, अगर वो डिसऑनर हो जाता है तो उसका कैंसिलेशन का एंट्री कहाँ पे जाएगा, रिसिप्ट्स में. तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग एसेट्स जो है वो डेबिट बैलेंस होता है तो उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉपर्टी अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, तो कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, एज क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सेम वे लायबिलिटीज का भी ट्रांसफर होगा. सो ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज का एंट्री होगा सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. नाउ यहाँ पे भी कौन सी लायबिलिटीज ट्रांसफर होगी, जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, जो थर्ड पार्टी को पे करना है, जो आउटसाइडर को पे करना है, लाइक क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन्स या लोन फ्रॉम अदर पर्सन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ये सबको एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोला जाता है या आउटसाइडर्स लायबिलिटी बोला जाता है. तो ये लायबिलिटीज यहाँ पे ट्रांसफर होगी. लेकिन पार्टनर्स कैपिटल जो हमारा इंटरनल लायबिलिटी है वो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि हम पार्टनर्स कैपिटल का अलग से अकाउंट बनाएंगे. अगर पार्टनर्स लोन भी दिया है तो उसका भी अलग से अकाउंट बनेगा क्योंकि वो भी हमारी इंटरनल लायबिलिटी है, वो यहाँ पे रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगी नहीं. वे लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, अब हम उसे ट्रांसफर कर रहे हैं, लायबिलिटीज का अकाउंट वहां से क्लोज करके हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, डेबिट हो गया. तो सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स.
क्यों क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमने एक भी रुपया दिया नहीं है। तो जब तक हम लायबिलिटी पे ऑफ नहीं कर रहे हैं वो हमारे लिए पूरा ही क्या है? प्रॉफिट। जब हम उसमें से कुछ भी पे करेंगे तो फिर वो हमारे लिए क्या होगा? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होगा। ओके, देन ट्रांसफर ऑफ प्रोविजन अगेंस्ट क्लोजिंग एसेट्स। तो जो एसेट्स होते हैं उससे रिलेटेड हम कुछ प्रोविजंस बनाते हैं ड्यूरिंग द बिजनेस, लाइक आरडीडी यानी कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में देख चुके हैं। देन जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व इज अ न्यू थिंग फॉर अस, यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म है सो उसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो अपना एक लाइफ पॉलिसी कवर निकालते हैं, तो उसका जो प्रीमियम पे करना होता है उसके लिए अलग से एक रिजर्व बना के रखा होता है। सो अभी कंपनी नहीं रही तो ये सब रिजर्व्स मेंटेन करने का कोई मतलब नहीं है। सो ये सारे जो रिजर्व्स है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, बिकॉज इन सब रिजर्व्स के हम लोग क्या करते हैं? सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो ये अकाउंट्स को भी हमें क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। दिस विल बी कंसिडर्ड एज आवर इनकम्स एंड गेन्स। देन सेम वे ट्रांसफर ऑफ प्रोविजंस अगेंस्ट क्लोजिंग लायबिलिटीज। तो जैसे एसेट्स के अगेंस्ट हम प्रोविजंस क्रिएट करते हैं वैसे लायबिलिटीज के अगेंस्ट भी हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं। जैसे कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो हमने ये सोचा था कि हमें डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अभी कंपनी बंद हो रही है तो उसका प्रोविजन मेंटेन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। सो ये हमारे लिए लॉस है बिकॉज ये हमें अभी मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ऑलराइट, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। यानी कि जो भी एसेट्स के अगेंस्ट प्रोविजंस होंगे, आरडीडी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, वो सब रियलाइजेशन क्रेडिट में जाएगा। और लायबिलिटी से रिलेटेड सिर्फ एक ही प्रोविजन है, दैट इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, जो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में जाएगा। ये जो प्रोविजंस के एग्जांपल्स लिए हैं वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, और भी अदर प्रोविजंस आपको टेक्स्ट बुक में प्रोवाइड किए गए हैं। Now step 2 is transfer of accumulated profit and losses in the profit sharing ratio. Now accumulated losses partners capital account debit to profit and loss account and to advertisement suspense account. यानी आपको एसेट साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया है तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो उससे पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा? रिड्यूस होगा, बिकॉज कैपिटल अकाउंट का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर आप कुछ भी डेबिट में इफेक्ट दे रहे हो मतलब आपका कैपिटल क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। और एज ऑफ एसेट्स में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहता है वो लॉसेस होता है, वो लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो वो लॉसेस यहाँ पे पार्टनर्स में डिवाइड होगा। देन टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज नथिंग बट प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट है, जिसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। जब भी हम कोई भी खर्चा मोर देन 1 ईयर के लिए पे करते हैं तो वो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो वो हमने ऑलरेडी पे कर दिया है, बट अभी कंपनी बंद हो रही है तो वो पैसा हमारे लिए क्या हो गया? लॉस। तो वो लॉस भी किस में बटेगा? पार्टनर्स में। अगर कैपिटल अकाउंट बनाया है तो उसमें बांटेंगे, और अगर करंट अकाउंट हमने बनाया है, करंट अकाउंट भी पूछा गया है, तो उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देन द सेम वे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। तो अगर लायबिलिटी साइड पे आपको जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, और लायबिलिटी साइड पे भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे सकते हैं, क्योंकि अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको लायबिलिटीज में दिखेगा एज अ क्रेडिट बैलेंस। ओके, सो अगर वो प्रॉफिट्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड का मतलब तो आपको पता ही है कि जो पैसा हमने साइड में रखा था फॉर द कॉन्टिजेंसी, लेकिन उसके लिए कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं था, वो हम लोग किसी भी पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते थे फॉर द फाइनेंशियल क्राइसिस और इमरजेंसी पर्पस। तो वो अब पैसा क्या होगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये तो प्रॉफिट्स है, तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इसलिए वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां पे जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। एंड ऑल द रिजर्व फंड्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा? डेबिट। सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। सो ये भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होगा? डिवाइड। ओके, बेसिकली आपको ये 6 ही एंट्रीज याद रखनी है फॉर ट्रांसफरिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब जो हमने एंट्रीज देखी उसका हम लोग लेजर पोस्टिंग देखेंगे। सो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या ट्रांसफर होगा? एसेट्स, यानी कि गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स। ओके, और डेटर्स कौन से प्राइस पे होगा? ग्रॉस वैल्यू पे होगा। ग्रॉस वैल्यू का मतलब होता है इनर कॉलम वैल्यू।
नाउ लायबिलिटीज ट्रांसफर होगी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में, सो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो अभी हमने जो जर्नल एंट्री किया उसी का हम पोस्टिंग देख रहे हैं, ऑलराइट। तो जैसे हमने एंट्री देखा फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स क्या था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। तो सन्ड्री एसेट्स मतलब आपको सारे एसेट्स के नाम लिखने हैं, टू गुडविल, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू स्टॉक, टू डेटर्स, जो भी आपको रियलाइजेबल एसेट्स क्वेश्चन में दी होगी। वैसे ही ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज का एंट्री क्या था, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो ये लेजर पोस्टिंग है, तो हमें रूल याद रखना है जो हमने एफआईजेसी में सीखा है, सेम अकाउंट सेम अमाउंट सेम साइड, बट द नेम शुड बी अपोजिट। हम सेम अकाउंट में सेम नाम कभी लिखते नहीं है, ऑलवेज वी राइट दी अपोजिट नेम। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स बाय बिल्स पेबल लिखेंगे, और वैसे ही डेबिट साइड में एसेट्स के नाम लिखेंगे, ऑलराइट। देन रियलाइजेशन अकाउंट में और भी एक चीज जाएगी, जैसे कि आरडीडी। इस क्वेश्चन में ये एक ही एग्जांपल है, दैट इज आरडीडी, दिस इज प्रोविजन अगेंस्ट एसेट्स। तो ये एसेट्स के अगेंस्ट जो प्रोविजन क्रिएट किया गया है वो रियलाइजेशन क्रेडिट में जाएगा, ओके। तो यहाँ पे होगा बाय आरडीडी, राइट। सो ये आरडीडी का वैल्यू हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है, इसीलिए जो डेटर्स है वो ग्रॉस वैल्यू पे यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, बिकॉज अभी फिलहाल कंपनी बंद हो रही है, सो देयर इज नो सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट लाइक बैड डेट्स राइट नाउ, ठीक है। अब ये प्रोविजन रखने का कोई सेंस नहीं है, बिकॉज आगे ये बिजनेस कंटिन्यू होने वाला नहीं है, राइट। तो जब आरडीडी हम यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो डेटर्स ग्रॉस प्राइस पे रियलाइजेशन में ट्रांसफर होना चाहिए। जो आउटर कॉलम में प्राइस बचेगा आफ्टर माइनसिंग आरडीडी वो हमें रिकॉर्ड करना नहीं है, ऑलराइट। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा बाय सीइंग दिस पोस्टिंग ऑफ द लेजर अकाउंट। नाउ फर्दर सेम वे विल सी that what will appear in the partners capital account। फिलहाल हमने ये क्वेश्चन में एग्जांपल जो सिर्फ लिया है वो कैपिटल अकाउंट प्रेजेंट किया है, सो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का क्वेश्चन हुआ, तो जहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, और सबसे पहले जो राम और श्याम का कैपिटल अकाउंट दिया है वो आपको क्या लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिकॉज लायबिलिटीज मतलब क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब हमने कैपिटल अकाउंट ही बनाया है तो उसमें कैपिटल हम जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि वो बैलेंस हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बैलेंस ट्रांसफर का कभी भी जर्नल एंट्री होता नहीं है, ठीक है। नाउ रिजर्व फंड इज अ सेपरेट अकाउंट। अब रिजर्व फंड हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसका हमने एंट्री देखा, दैट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में जाएगा बाय रिजर्व फंड। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि एक्यूमुलेटेड जो लॉसेस का हमने एंट्री देखा, तो वो यहाँ पे जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो डेबिट साइड में आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अभी हम लोगों को लेजर अकाउंट में कौन से अकाउंट बनाने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ओके। देन पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड कैश और बैंक अकाउंट। बाकी ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, रिजर्व फंड है, ये सब अकाउंट बनेंगे नहीं। सो द सेम वे विल सी द पोस्टिंग इन दी कैश और बैंक अकाउंट। तो अभी जो कैश और बैंक अकाउंट हमें जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिया रहता है वो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा, वो बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका भी कभी जर्नल एंट्री होगा नहीं। वी विल जस्ट मेंशन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सेम वे राम्स लोन दिया है तो वो पार्टनर्स लोन है, तो अगेन लोन का हम सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं, सो अगेन वी आर प्रेजेंटिंग द बैलेंस ऑफ द सेम, तो इसका भी कोई जर्नल एंट्री होगा नहीं। वी विल जस्ट मेंशन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऑलराइट। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बैलेंस शीट का पोस्टिंग भी कैसे आपको लेजर में करना है। नाउ जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया होगा और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए होंगे, सो बैलेंस शीट में से कौन सी जर्नल एंट्रीज आएगी और बैलेंस शीट में जो चीजें दी है उसका लेजर पोस्टिंग कैसे होगा वो हमने देख लिया। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको क्या दिया हो सकता है, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, यानी कि एसेट्स हमने क्या किया है, सोल्ड। जब हम एसेट बेचते हैं तो जिस प्राइस पे हम बेचते हैं उसे क्या बोला जाता है, सेलिंग प्राइस। तो अगर हमें सेलिंग प्राइस जो दिया है वही हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, तो अभी यहाँ पे एंट्री क्या होगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया, और बैंक अकाउंट है तो बैंक इज अ डेबिट द रिसीवर, सो टू रियलाइजेशन अकाउंट बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जो हमारी एसेट्स हमारे लिए लॉस था, बर्डन था, अब उसमें से हमें क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, ओके। सो इंपॉर्टेंट
point over here is at the time of transferring, you have to mention all the assets name in the journal entry, like realization account debit to goodwill to stock to debtors like this. But जब हम asset बेचेंगे तब हमें क्या लिखना है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. यहाँ पे एसेट्स के नाम नहीं आएंगे बिकॉज एसेट्स वी हैव ऑलरेडी ट्रांसफर्ड इनटू द रियलाइजेशन, राइट. तो जो भी एसेट्स हम रियलाइज करेंगे उसको हम नरेशन में मेंशन करेंगे दैट बीइंग स्टॉक गुडविल डेटर्स रियलाइज्ड. ओके. देन एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर एट एन अग्रीड वैल्यू. अगर एसेट नहीं बेची लेकिन पार्टनर लेके जा रहा है एट एन अग्रीड वैल्यू, सो पार्टनर आर द डेबिट द रिसीवर्स, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. और अगर हमने करंट बनाया है तो ये एंट्री करंट में जाएगी. So current account debit to realization account, because as we have seen in the partnership final account कि जब current account बनता है तो जितने भी फिर partner से related adjustments होते हैं वो current account में ही होंगे, capital पे उसका effect होगा नहीं ना. इसी का हम लोग अभी ही पोस्टिंग देखेंगे रियलाइजेशन में, पार्टनर्स कैपिटल में और कैश और बैंक में. नाउ फर्स्ट एंट्री था एसेट सोल्ड. तो एसेट सोल्ड का एंट्री हम लोग देखते हैं कि कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, तो सेम अकाउंट सेम अमाउंट सेम साइड बट द नेम शुड बी ऑपोजिट. तो कैश और बैंक अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, बाय कैश और बैंक अकाउंट. सेम वे अगर एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर है तो उसमें क्या था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में क्या जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. ऑलराइट. सो यहाँ पे अभी मैं आपको जैसे जैसे एंट्रीज करवाती जाऊंगी वैसे वैसे उसका लेजर पोस्टिंग भी दिखाते जाऊंगी. ओके. सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट विल सी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें दिया हो सकता है पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज. तो लायबिलिटीज हम जब पे करते हैं तो एक्चुअल पेमेंट यानी कि जो प्राइस पे हम पे कर रहे हैं वही रिकॉर्ड करेंगे. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कैश और बैंक अकाउंट, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. अब हम लायबिलिटीज पे ऑफ कर रहे हैं तो हमारा लॉस बढ़ गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और हमारे पास से पैसा गया. सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और बैंक इज अ क्रेडिट द गिवर, राइट. सो इसलिए कैश और बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट. Now same way liabilities is discharged by the partners or taken over by the partners. अगर liabilities take over करते हैं partners तो क्या होगा, अगेन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, लॉस तो है ही है, राइट, बिकॉज हम liabilities कैश में नहीं पे करके पार्टनर्स के थ्रू पेमेंट हो रहा है, राइट. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. सो अल्टीमेटली अभी फिलहाल पार्टनर्स दे रहे हैं लेकिन पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो गया, इंक्रीज. सो एट द एंड फर्म इज लायबल टू पे टू द पार्टनर्स बिकॉज हम बिजनेस क्लोज डाउन कर रहे हैं. तो जो भी उनका बैलेंस कैपिटल अमाउंट भी होगा पार्टनर्स का वो भी फर्म को क्या करना है, पे ऑफ करना है. अब इसका लेजर पोस्टिंग क्या होगा इन रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट हम देख लेते हैं. लायबिलिटीज जो पे करना है उसका इफेक्ट क्या होगा. नाउ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है तो वहां पे आएगा टू कैश और बैंक अकाउंट, और कैश और बैंक अकाउंट में क्या जाएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट. ऑलराइट. लेजर पोस्टिंग के समय हमें ये रूल हमेशा ध्यान में रखना है, सेम अकाउंट सेम अमाउंट सेम साइड बट द नेम शुड बी ऑपोजिट. सेम अकाउंट में सेम नाम हम कभी रिकॉर्ड करेंगे नहीं. देन लायबिलिटीज डिस्चार्ज बाय पार्टनर्स का एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट. अभी यहाँ पे एग्जाम्पल ये लिया है कि आर के यहाँ पे स्टार दिखाए हैं, तो यानी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पार्टनर कोई लायबिलिटी लेके जा रहा है या दोनों पार्टनर लेके जा रहे हैं, राइट. सो इट डिपेंड्स अपॉन योर क्वेश्चन. नाउ इंपॉर्टेंट नोट ओवर हियर इज इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन all liabilities should be paid off at book value. See students, अगर आपको क्वेश्चन में एसेट्स कुछ दिए हैं बैलेंस शीट में लेकिन उसको रियलाइज नहीं किया गया, सो उसे इग्नोर करो. लेकिन अगर लायबिलिटीज दिए हैं तो उसके बारे में अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं बोला है तो भी आपको उसे पे करना है एट बुक वैल्यू. बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में प्राइस दिया है वो प्राइस पे. बिकॉज जब कुछ नहीं बोला होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको पूरी लायबिलिटीज चुकानी है. बिकॉज इन द केस ऑफ एसेट्स इट कुड बी पॉसिबल कि वो एसेट आपका बिका ही नहीं, वो स्क्रैप हो गया है, उसका कोई अभी रेसिडुअल वैल्यू ही नहीं है, राइट. लेकिन लायबिलिटीज तो आपको आउटसाइडर्स को पे ऑफ करना है. वो जब तक कोई लायबिलिटीज हमें कम करके नहीं देते हैं, हमें डिस्काउंट नहीं देते हैं या हमें कुछ कंसेशन नहीं देते हैं, तो हमें पूरा वैल्यू ही उनको चुकाना है, राइट.
सो ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखो। नेक्स्ट आपको दिया हो सकता है पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जब हम लोग एसेट्स बेचते हैं, लायबिलिटीज पे ऑफ करते हैं, तो ये सब प्रोसेस में बहुत सारा खर्चा होता है, तो इसी खर्चे को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोला जाता है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन बोला जाता है, इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। सो व्हेन द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज बोर्न बाय द फर्म यानी फर्म पे कर रही है। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कैश और बैंक, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और हमारे पास से पैसा गया। देन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय एनी पार्टनर, इट इज एज गुड एज लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर, क्योंकि खर्चा भी तो वही है ना, पेएबल है, तो हम पे कर रहे हैं, तो पार्टनर्स की पॉकेट में से जा रहा है अभी, राइट। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब इसका हम लोग लेजर पोस्टिंग देख लेते हैं। नाउ सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय द फर्म है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है, तो वहां पे जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट, और कैश और बैंक में जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और इफ इट इज बोर्न बाय द पार्टनर्स, देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, तो वहां पे जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, यानी कि वहां पे पार्टनर का नाम आएगा, और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में बाय रियलाइजेशन, और जो पार्टनर ने पे किया होगा उसके अकाउंट में जाएगा। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दिया हो सकता है पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। नाउ आपको बैलेंस शीट में दिया है पार्टनर्स लोन, लेकिन उसके बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, देन वी हैव टू पे इट बाय कैश और बैंक एट द एक्चुअल वैल्यू यानी बुक वैल्यू। जैसे आगे भी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल अभी लिया था उसमें राम्स लोन था। सो अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में राम्स लोन के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो हमें पूरा प्राइस उसे पे करना है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। सो आफ्टर पेइंग ऑफ द एक्सटर्नल लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को क्या बोला जाएगा, एक्सटर्नल लायबिलिटी बोला जाएगा। तो वो लायबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद हमें इंटरनल लायबिलिटीज भी पे ऑफ करनी है। तो इंटरनल लायबिलिटीज किसको बोला जाएगा, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल, ये सब क्या है, इंटरनल लायबिलिटीज है। तो ये सबसे पहले, उसके बाद हमें पार्टनर्स लोन पे ऑफ कर देना है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट। ओके, देन टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर जिस पार्टनर ने लोन दिया है और वो कहता है कि आई एम रेडी टू टेक ओवर माय लोन, सो पार्टनर्स लोन अकाउंट तो क्या होगा, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट। इट इज एज गुड एज लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इसलिए क्या हो रहा है, क्रेडिट। नाउ इसका हम लोग लेजर पोस्टिंग देख लेते हैं। सो पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट है। सो यहाँ पे सबसे पहले है पार्टनर्स लोन पेड बाय कैश और बैंक। सो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट में जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट, और कैश और बैंक में जाएगा बाय पार्टनर्स लोन, तो जो भी होगा बाय राम्स लोन अकाउंट, तो वैसा हमें लिखना है। देन टेकन ओवर बाय पार्टनर, सो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और यहाँ पे कैपिटल और करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट, राइट। सो ये अब तक के हो गए कि आपको एडजस्टमेंट्स में क्या क्या दिया होगा। मेजॉरिटी यही चीजें दी होगी, बट थोड़ा सा जो स्टेटमेंट्स होंगे वो ट्विस्ट एंड टर्न्स करके दिए होंगे। नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू डू द क्लोजिंग। सो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज होगा। जब आप रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करोगे, सो ईदर यू विल डिराइव प्रॉफिट और अ लॉस, तो उसे बोला जाएगा रियलाइजेशन प्रॉफिट या रियलाइजेशन लॉस। तो जब आपका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा, क्रेडिट बैलेंस यानी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, तो आपको प्रॉफिट डिराइव होगा, और वो प्रॉफिट का डिफरेंस आपको कहां पे दिखेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में दिखेगा। तो उसका एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो अमंग पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो यहाँ पे यही रियलाइजेशन लॉस का एंट्री है। सो रिवर्स हो जाएगा कि अगर डेबिट का टोटल ज्यादा आता है तो क्रेडिट में आपको डिफरेंस मिलेगा। सो आपका एंट्री क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नाउ ये जो क्लोजिंग एंट्रीज है उसका जो लेजर पोस्टिंग है वो हम बेटर तरीके से समझ सकते हैं जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकली। ना उसके बाद क्लोजिंग ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होगा और कैश और बैंक अकाउंट होगा, राइट। सो आपका फॉर्मेट का सीक्वेंस भी वैसे ही होगा। सबसे पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, उसके नीचे अगर करंट पूछा है तो करंट अकाउंट बनाओगे, फिर कैपिटल अकाउंट बनाओगे और फिर कैश और बैंक अकाउंट बनाओगे।
अगर करंट क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो रियलाइजेशन अकाउंट के बाद सीधा क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट बनेगा, और पार्टनर्स लोन उसके बाद बनेगा इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो लेट अस सी द क्लोजिंग ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल और करंट अकाउंट। तो अगर करंट अकाउंट अगर पूछा गया है क्वेश्चन में तो फिक्स कैपिटल मेथड का क्वेश्चन बन जाता है, तो उसका जो भी बैलेंस आएगा वो आपके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, राइट। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा आता है तो डेबिट में डिफरेंस आएगा, और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा आता है तो क्रेडिट में डिफरेंस आएगा, तो वो ऑपोजिट साइड पे वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा और उसी के हिसाब से आपकी एंट्रीज बनेगी। ओके तो जब भी अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा करंट अकाउंट में, तब की एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। जब आप कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे तो उसका जो भी डिफरेंस आएगा वो कैश और बैंक में ट्रांसफर होगा। सो अगेन यहाँ पे अगर आपका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आता है, ओके यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है, तो डिफरेंस आपको डेबिट में मिलेगा। सो पार्टनर क्या बन जाता है, डेबिट द रिसीवर बन जाता है, तो इसलिए एंट्री क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। और जब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो डिफरेंस आपको क्रेडिट साइड में मिलेगा, तो पार्टनर क्या बन जाता है, क्रेडिट द गिवर बन जाता है। तो फर्म को उस वक्त पैसा मिलता है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। और एट द एंड आपका कैश और बैंक अकाउंट टैली होगा ऑन द क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनेगा, बिकॉज बैलेंस शीट तब बनता है जब बिजनेस कंटिन्यूएशन में होता है, तो यहाँ पे आपका कैश और बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए। ऑलराइट, नाउ दिस इज परफॉर्मा ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, जो अभी हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप जो उसकी पोस्टिंग्स देखे कि अगर बैलेंस शीट है तो उसका क्या पोस्टिंग होगा रियलाइजेशन में, एडजस्टमेंट्स जो दिए होंगे उसका क्या पोस्टिंग होगा रियलाइजेशन में। ये पूरा कंपाइल करके एक पूरा फॉर्मेट जो टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है, जिसे आप देख सकते हो। सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि डेबिट साइड में 2 सन्ड्री एसेट्स है और क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्री लायबिलिटीज है। डेबिट साइड में 2 प्रोविजन ऑन एनी लायबिलिटीज है लाइक रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, और यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन ऑन एनी एसेट्स है लाइक रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व भी हो सकता है। देन यहाँ पे डेबिट साइड में 2 कैश और बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखा है डिस्चार्ज सन्ड्री लायबिलिटीज, यानी कि जो लायबिलिटीज है वो हम पे ऑफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बाय कैश और बैंक अकाउंट, जहाँ पे रिसीव्ड अमाउंट ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, एसेट बेचा उसका एंट्री है। देन 2 कैश और बैंक अकाउंट के ब्रैकेट में लिखा है पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का मतलब होता है कि वो लायबिलिटीज हमें बैलेंस शीट में नहीं दी है, लेकिन एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन दिया है कि ये लायबिलिटीज आपको पे करनी है। तो जब एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन दिया है तो पे तो करनी है, वेदर इट इज रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। सो इट इज एज गुड एज वी आर पेइंग ऑफ द लायबिलिटीज, तो हमारा तो लॉस बढ़ ही गया, तो एंट्री वही आएगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ओके, सेम वे यहाँ पे बाय कैश और बैंक अकाउंट दिया है रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो अभी मैंने जैसे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज के बारे में बोला कि बैलेंस शीट में वो एसेट नहीं दी है, लेकिन एडजस्टमेंट में बोला है कि ये एसेट हमने रियलाइज की है, तो जब रियलाइज की है तो रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा क्योंकि पैसा तो आया ही है बिजनेस में। सो इट इज अगेन एज गुड एज सेलिंग ऑफ एन एसेट। देन यहाँ पे लिखा है 2 कैश और बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा है पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन और रियलाइजेशन एक्सपेंस, ये भी एंट्री हमने अभी देखी। देन डेबिट साइड में बोला है 2 पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट व्हेन एनी लायबिलिटीज इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। सेम वे यहाँ पे क्रेडिट साइड में भी दिया है बाय पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, that is any assets taken over by partners, recorded or unrecorded. Okay, so at the end realization account हम क्लोज करेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ तो आप डेबिट साइड में देख सकते हो, वहां पे लिखा है टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट प्रॉफिट ऑन रिलेशन ट्रांसफर्ड एट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बिकॉज जब क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा, क्रेडिट टोटल ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली डिफरेंस आपको डेबिट साइड में मिलेगा, वो आपका प्रॉफिट होगा। और जब डेबिट बैलेंस ज्यादा होगा तो आपको क्रेडिट साइड में डिफरेंस मिलेगा, तो वो आपका क्या होगा, लॉस ऑन रियलाइजेशन होगा। तो वो भी सेम तरीके से पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हुआ होगा। आज के लेक्चर में मैंने आपको जो कुछ भी सिखाया है वो आप आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, बिकॉज आपको इसकी जर्नल एंट्रीज और लेजर पोस्टिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए। एज वी डोंट नो दैट इन बोर्ड एग्जाम आपको जर्नल पूछेंगे या लेजर पूछेंगे, सो दोनों में हमारा कमांड अच्छा होना चाहिए। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑन सिंपल डिसोल्यूशन। नाउ एज आई हैड सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो दैट एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, सो हियर आर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द
last video. Select the most appropriate answer from the alternatives given below and mention your answers in the comment box. So 5 मैंने यहाँ पे MCQ type questions आपको दिए हैं. अच्छे से इसको रीड कीजिए और इसके जो आंसर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में डालिए. आई होप ये क्वेश्चंस आपने नोट कर लिए होंगे. आज हमने जो भी एंट्रीज और पोस्टिंग्स देखे हैं, इट वाज रिलेटेड टू सिंपल रिजोल्यूशन. ओके, अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया है, सो डू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल रिप्लाई टू द सेम. और इफ यू वांट that I should explain it in the next video, I will do the same. So till that time, keep watching, keep learning and keep sharing. Take a very good care of yourself and your family. Bye bye.